Namaste. So I welcome you all for the fourth session of स्त्री रोग एंड hormonal disorders. So लास्ट टाइम हमने देखा था कि उक्त और अनुक्त निदान अगर हो तो उसमें आयुर्वेदीय चिकित्सा कैसे करते हैं या किस तरह से उन केसेस को एड्रेस करते हैं। अब हम उसका कुछ थियोरेटिकल नॉट थियोरेटिकल बट उसके हेतुओं के बारे में देखते हैं कि स्त्री रोग के सद्यकालीन हेतु क्या है। वैसे तो योनि व्यापक चिकित्सा में या वात पित्त कफ के प्रकोप के हेतु ये सब ग्रंथ में आए हुए हैं, लेकिन सद्यकालीन कुछ ऐसे हेतु एडप हो गए हैं कि जो बहुत आज के स्त्री रोग पे इम्पैक्ट करते हैं। सो उसमें से पहला है बदली हुई जीवन शैली, द लाइफस्टाइल विच इज ह्यूजली चेंज्ड नाउअडेज। विषम स्वस्थ वृत्त, आजकल हमारी सुबह और हमारी रात और ग्रंथोक्त बताई हुई सुबह और रात, इसमें कितना अंतर है, यू कैन जस्ट एज्यूम। सो विषम स्वस्थ वृत्त या बदली हुई जीवन शैली, उसकी उनकी बदली हुई दिनचर्या। देन टू व्हीलर ड्राइविंग स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, बिकॉज वी आर नाउ एड्रेसिंग द स्त्री रोग। सो वुमेन जो है वो टू व्हीलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगी है। छोटा डिस्टेंस हो, बड़ा डिस्टेंस हो और मल्टीपल टाइमिंग्स, बच्चों को छोड़ना है, ऑफिस जाना है, उनको फिर ग्राउंड पे छोड़ना है, कुछ सब्जी लानी है। सो बार बार टू व्हीलर ड्राइविंग या टू व्हीलर पे जो प्रवास है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए। तो उससे कटिभाग पे आने वाला ताण, जो पेल्विक गर्डल रहता है, उसमें जो मांसपेशियां रहती है, वहाँ के जो स्नायु रहते हैं, उनमें दाढ़ आ जाता है। इस प्रवास से, ओवर राइडिंग से वात प्रकोप होता है और स्पेसिफिकली कटिर भाग के जो स्नायु रहते हैं वो उसमें दृढ़ता आ जाती है, उनमें की जो इलास्टिसिटी होती है, लवचिकता होती है, वो कम हो जाती है। फिर आजकल झुककर काम नहीं होता, यहाँ पे कटी इस अवयव में से हम बेंड ही नहीं होते, ये बेंडिंग ही जाता है, तो यहाँ के मसल्स में नेचुरली दृढ़ता आएगी ही आएगी। आजकल हम कुर्सी पे बैठते हैं, जमीन पे भी नहीं बैठते, कुर्सी पे बैठते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट इसका यूज करते हैं, टू व्हीलर पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं, फिर जाके ऑफिस में कुर्सी पे बैठते हैं। सो ओवर बेड पे सोते हैं। सो ओवरऑल हमारा बेंडिंग ही नहीं हो पाता कटीर भाग से। सो वहाँ की स्नायु की लवचिकता डेफिनेटली चली जाती है। सो दैट इज वन बिग कॉज वाई, क्योंकि पेल्विक गर्डल में ही यह हमारे हमारे सब अवयव है। सो दिस इज वन बिग कॉज फॉर नाउअडेज स्त्री रोग के लिए। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज अत्यंत रुक्ष आहार, क्योंकि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कुछ लिक्विड, बीच बीच में पानी पीना, यह सब हम करते ही नहीं है। आजकल का हमारा फूड हो गया है दोपहर का खाना सब्जी रोटी, रोटी सब्जी या रोल। क्योंकि बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी लड़कियां स्पेसिफिकली, बिकॉज वी आर नाउ एड्रेसिंग स्त्री रोग, तो बचपन से लेके स्कूल में टिफिन लेके जाना, फिर ऑफिस में टिफिन लेके जाना, यूजुअली हमारा जो लंच है वो हम बाहर करते हैं, उसके लिए टिफिन घर से लेके जाते हैं, और टिफिन में यूजुअली सब्जी और रोटी खास करके होती है। वो सब्जी भी ड्राई सब्जी भी ही होती है, रस्सा सब्जी तो कोई, या जो लिक्विड ग्रेवी वाली सब्जी तो कोई नहीं लेके जाता, वो गिरने की और वगैरह संभावना होती है, इसलिए तो यूजुअली हमारा खाना यह ड्राई खाना ही हो गया है, जो कि अग्निदुष्टि और वातवृद्धि के लिए हेतु होता है। अगर हम ड्राई खाना खाएंगे या हमारा आहार रुक्ष होगा, तो उससे बनने वाला आहार रस जो है उसमें भी ऑप्टिमम स्निग्धता नहीं होगी। और एक रह गया, सिर्फ द्रव आहार नहीं, हम स्निग्ध आहार भी नहीं लेते हैं। आज की लड़कियां घी नहीं खाती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे उससे हमारा वजन बढ़ेगा, या अलग अलग उनके दिमाग में होता है, तो घी कम करती है। नॉट ओनली ऊपर से घी लेना कम हो गया है आजकल, इवन जो सब्जी पकाते हैं उसमें भी ऑयल की मात्रा एकदम इतू सी छोटी सी डालते हैं, 1 चम्मच ऑयल। और आजकल तो ऐसी भी एडवर्टाइज आने लगी है कि इस तरह के पैन में आप खाना पकाओ,
बिल्कुल ऑयल नहीं लगेगा, आप ऑयल फ्री खाना खा सकते हो। अरे भाई, स्निग्धता ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए। लेकिन नहीं, आजकल लोगों को तेल, तुप ये नहीं खाना है। हाँ, आप वो चीज़ खाएँगे, वो बटर खाएँगे, ये बाकी सब चीज़ें खाएँगे, लेकिन ऑयल और घी पे सब लोगों का जैसे कि रोष हो गया है। और बार-बार हम एडवर्टाइज़ देखते हैं कि इतना-सा छौंक डालिए, उससे काम हो जाएगा, या विदाउट ऑयल आप कुक कीजिए। ये ज़्यादा होने की वजह से अत्यंत रुक्ष आहार यह हेतु बहुत बढ़ा हुआ मिल रहा है आजकल, और उसकी वजह से संप्राप्तियाँ वातजनित घटती है। देन थर्ड एक कॉज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मलावष्टंभ। 80 टू 90% लोगों को, स्पेसिफिकली महिलाओं को, मलावष्टंभ रहता ही है। आइदर इस वजह से कि वो वृक्षाहार करती है तो वृक्षमल और उस रुष्टता से मल प्रवर्तन नहीं होता, और अत्यासन की वजह से वो मल वहाँ पे संचित ही हो जाता है, वहाँ का स्थैर्य ही बढ़ता है, वहाँ का मूवमेंट ही कम होता है, इसकी वजह से मलावष्टंभ होता है। या फिर एक ये अव्यायाम करके हेतु है, उसकी वजह से मलावष्टंभ होता है। या फिर एक और जो आजकल सभी के लिए वजह हम मानी जाए अ, मलावष्टंभ के लिए, तो वो है वेस्टर्न टॉयलेट। मतलब मलासन में बैठना ही नहीं होता। इस इन सब कारणों से आइदर मतलब प्रवृत्ति सम्यक नहीं होती, सुष्टुता से नहीं होती, या फिर डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है। So, Malavashtambha is one big cause for nowadays स्त्री रोग। देन एक वेरी इम्पोर्टेंट कॉज जो आजकल देखने को मिलता है, जो शायद पहले जमाने में नहीं होता था, वो है अपूर्ण वीर्यत्व की वयो अवस्था ही निकल जाती है। जब तक शादियां होती है, स्पेसिफिकली वंध्यत्व के लिए इस कॉज को एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल शादियां ही 30s 30, 31, 32, 35 ऐसे एज में होती है। तब तक गर्भाशय के या पेल्विक गर्डल के स्नायुओं में भी दाढ़ी आया हुआ होता है, मतलब एनाटॉमिकली भी वहाँ पे कुछ दुष्टि होती है, और अपूर्ण वीर्यत्व की वयो अवस्था निकल जाती है। इसका मतलब जो स्पेसिफिक सिम्पटम्स उस उम्र में आने चाहिए, वो क्योंकि वो उम्र निकल जाती है, तो बाद में वो सिम्पटम्स दिखते ही नहीं हैं, और तज्जन्य जो तकरार या तज्जन्य जो संप्राप्तियां हैं, तज्जन्य जो लक्षण हैं, वो उसमें आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ जो ऋतुमती स्त्री है, उसका वर्णन किया है, क्षाम प्रसन्न वदनाम स्फुरत शोणिपयोधराम स्रस्ताक्षि कुक्षिम पुंसकामाम विद्यात ऋतुमती स्त्रियम। तो आजकल ये ऋतुमती मतलब उसके पीरियड्स आते हैं, जिसके बाद उसको ऋतुमती कहा जाता है। मतलब ऋतुस्तु द्वादश रात्रयो या षोडश रात्रि, तो वहां तक वो ऋतुमती का वहां पे रहता है, उसके वो दिन रहते हैं, लेकिन क्या उसमें ये ऋतुमती के लक्षण दिखाई पड़ते हैं? अगर आप गौर से इन लक्षणों की तरफ देखो, तो आपको समझ में आएगा कि स्फुरत श्रोणी पयोधराम, उसका श्रोणी भाग, उसके पयोधर मतलब स्तन, इसमें एक प्रकार की स्फुरत स्फुरण रहता है। स्रस्ताक्षि कुक्षिम पुंसकामाम, उसको तब पुरुष के सहवास की अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसको आगे जाकर गर्भिणी बनना है, उसको गर्भधारणा करनी है, इसलिए ये ऋतुमती है। तो क्या हॉर्मोन्स और क्या ये सब उसी के तो लक्षण हैं। क्या हमारे हम बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसा कुछ एड्रेस ही नहीं किया है उस हार्मोन के बारे में, और ये तो ये ऋतुमती का लक्षण दिया है, ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वर्णन नहीं है, सब कुछ तो यहाँ पे मिलता है। तो आजकल हमें स्त्री ऋतुमती, हम पीरियड वाइज तो उसको देखते हैं कि अभी ये ऋतुमती है, तो हम उसका ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, अमुक करते हैं, तमुक करते हैं, उसको कहते हैं कि इसके बाद आप चांस लेने के लिए ये कांटेक्ट रखो, लेकिन क्या उसमें ये ऋतुमती के लक्षण दिखाई पड़ते हैं? क्या हम इसका परीक्षण करते हैं? तो
इनका परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये लक्षण उसमें नहीं है, अगर वो ऋतुमती स्त्री या पीरियड्स के बाद उसमें क्षाम प्रसन्न वदना ये लक्षण नहीं है, स्फुरत श्रोणी पयोधराम उसके स्तन में, उसकी श्रोणी में स्फुरण नहीं है, उसको स्रस्ताक्षी कुक्षित्व नहीं है, वो पूंसकामा नहीं है, तो देन हाउ वुड यू से दैट वो ऋतुमती स्त्री है? सो इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव टू करेक्ट फर्स्ट दीज़ थिंग्स एंड देन आस्क हर टू टेक चांस, राइट? तो ये हमको करेक्ट करना है। ये सब क्लिनिकल सिम्पटम्स है। पेशेंट आपको नहीं कहेगी कि मुझे स्रस्ताक्षी कुक्षी नहीं हो रहा है, मैं पूंसकामा नहीं हूँ, मैं क्षाम प्रसन्न वदना नहीं हूँ। ये पेशेंट आपको आके नहीं बताएगी। यू हैव टू डू दिस परीक्षण। आप उसको बुलाइए उसके पीरियड्स के बाद में, देखिए ये लक्षण है कि नहीं, एंड देन ओनली यू डिसाइड दैट यू हैव टू गो फॉर गर्भधारणा और नॉट, you have to advise her for गर्भधारणा or not. या first correct these things and then only you have to go move forward. Okay. Then fifth हेतु जो आजकल स्त्री रोगों का बहुत देखने को, नॉट ओनली फॉर स्त्री रोग, हर एक में, मतलब छोटे से जिसको समझ में आता है उस बच्चे से लेकर के मृत्यु तक, ताण, स्ट्रेस, चिंत्यानाम अतिचिंतन, यह हेतु आपको देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली पूर्व काल में या कई कुछ वर्ष पहले तक इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं था। ये जो 21st सेंचुरी है, तो इसमें ये हेतु बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग खुश थे, समाधानी थे। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक के आरंभ तक लोग जो समाधानी थे, जो मिलता था उसमें सुखी थे, इतने टेंशन्स नहीं रहते थे। लेकिन आजकल छोटे बच्चों से लेकर मृत्यु तक इतने प्रेशर्स, इतने अलग-अलग तरीके के प्रेशर्स बढ़ गए हैं कि ये अति चिंतन यह एक मेजर हेतु हो गया है, जिसके लिए ही आजकल मानसिक चिकित्सा, देन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड वगैरह-वगैरह समुपदेशन, इनको इतना महत्व प्राप्त हुआ है। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक इन कॉग्निजेंस, उसका लेना पड़ेगा आपको और उसको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा। देन अगला हेतु है केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनसे युक्त खाना हम खाते हैं। सो दैट ऑल्सो वी हैव टू जितना, इसलिए स्वर्गीय गाडगिल सर हमेशा ऑर्गेनिक फूड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया करते थे कि जितना हो सके आपको केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। जहाँ से भी आपको मिलता हो आप वो परचेस करो और खाओ। सो दैट इज़ वन बिग इम्पोर्टेंट थिंग। सो जितना हो सके इनका प्रभाव अपने खाने के ऊपर या आहारीय द्रव्य पर न आए, इसका हमें इसका उत्तर एक्चुअली बहुत बड़ा है, लंबा है। इसको रोकने में हमें बहुत सामाजिक प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वन हेतु फॉर सद्यकालीन स्त्री रोग। एंड देन दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, रजस्वला परिचर्या अपालन। कोई हम दिनचर्या ही प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो रजस्वला परिचर्या कहाँ ये पालन हो पाएगी। सो यू हैव टू गिव अ स्ट्रेस अपॉन टेलिंग द पेशेंट दैट रजस्वला परिचर्या पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हेतुभूत तो है ही, मतलब आप रजस्वला हो और आप डांस कर रही हो, आप रजस्वला हो, वो लड़कियां और स्कूल में ताइक्वांडो और खेल कूद ये सब चल रहा है। मैंने तो यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मेरा ये मैच है, इसलिए वो जो रजस वाला उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है, वो पॉज लेके वो रोकना या हॉर्मोन्स लेके रोकना और वो मैच होने के बाद वो विड्रॉ करना, और ऐसा कई महीनों तक ये किए करते हैं लोग। सो कुछ भी आजकल चल रहा है विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। ये जनरेशन तो सफर हो ही रही है, लेकिन अगर ये इस तरह का हार्मोन का इस्तेमाल होता रहा तो अगली जनरेशन्स भी इससे अफेक्ट होगी।
सो दैट वी हैव टू टेक इनटू कॉग्निजेंस। और फिर ये जो हेतु हमने देखे उससे क्या होता है, तो सद्यकालीन वात प्रकोपकर और अग्निमांड्यकर हेतु, उससे आर्तव ने जो पहले जो बताए, उससे आर्तव निर्मिति होते समय अत्यंत रोक्ष की वजह से रुक्ष आहार, देन रुक्ष विहार, अति जो चलना है या प्रवास करना है, उससे रुक्षत्व खरत्व बढ़ जाता है। और उस अत्यंत रोक्ष की वजह से ग्रथितत्व आ जाता है, स्नेहत्व द्रवत्व का ह्रास होता है, राइट। फिर यह ग्रथित भाग तरलत्व सूक्ष्मत्व जाने की वजह से, जो रस धातु में या जो पोर्शन रहता है जिसका जो चला जाता है आगे आगे पोषण करने के लिए या धातु बनाने के लिए, उसमें का तरलत्व जाता है, सूक्ष्मत्व जाता है। और उस वजह से जो अब हम इस सिस्टम में आर्तव स्रोतस के बारे में पढ़ रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें फलकोश में संचित यह हो जाता है और वहां की क्रिया बिगड़ती है। एंड देन बीजत्व दुर्बल और वात प्रधान संप्राप्ति घटती है। जो आजकल के जो वात प्रकोपक हेतु रहते हैं उसकी वजह से यह इस तरह से वात प्रधान संप्राप्ति घटती है। जहाँ पे वायवग्नि आकाश ज्यादा होना चाहिए, वहां पे पृथ्वी आप बढ़ जाता है और फिर आपको आकारमान वृद्धि का एक पिक्चर आपके यूएसजी में दिखाई पड़ता है कि वॉल्यूम बढ़ गया है या वहाँ पे सिस्ट आ गई है या फिर कुछ चॉकलेट सिस्ट हो गई है, ये हो गया है, वहाँ का आकारमान बढ़ा हुआ है पृथ्वी आपकी वजह से। यह पृथ्वी आप आपको बढ़े हुए मिलते हैं, जहाँ की स्पॉन्जीनेस ज्यादा होना चाहिए, वायु अग्नि आकाश ज्यादा होना चाहिए, वहां पे पृथ्वी आप बढ़े हुए मिलते हैं और इस तरह से संप्राप्ति जाती है। जो कफ प्रधान हेतु है, यहाँ पे जो हमने हेतु की लिस्ट देखी, वहां में जो कफ प्रधान जो संप्राप्ति घटती है, तो वो डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दोज कफ कर हेतु केशवाहिनियों में बारीक बारीक जो सिस्टम में की वाहिनियां रहती है, वहां पे क्लेद संचिति बढ़ती है, क्योंकि कफ प्रधान हेतु क्लेद बढ़ाते हैं और वहां पे क्लेद संचय करते हैं। और इस वो क्लेद संचय उस सिस्टम में होने की वजह से ओवेरियन सिस्ट, अगेन अलग अलग प्रकार की सिस्ट, जो कफ वात जो है, हमने वात प्रधान संप्राप्ति में भी वो देखा, क्योंकि वो कफ को सुखाता है और सिस्ट बनाता है, ऐसी सिस्ट की संप्राप्ति रहती है। तो अलग अलग फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, अलग अलग तरह के ये विकार हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह की गर्भाशयगत ग्रंथि, वृद्धि, शोथ, मांस सदृश भाग, फलकोश के आजू बाजू में बढ़ता हुआ मेद सदृश भाग, ये सब उसमें दिखाई पड़ता है कफ प्रधान संप्राप्ति में। और पित्त प्रधान संप्राप्ति, जैसे कि प्रदर की संप्राप्ति रहती है, यह रक्त पित्त की संप्राप्ति, तस्योष्मणा द्रवो धातुर धातोर धातुर प्रसिच्यते, उस उष्णता की वजह से, तीक्ष्णता की वजह से पूरा जो धातुओं में स्वेदन होता है और वहां का द्रवभार खींचकर रक्त का प्रमाण बढ़ता है और रक्त प्रदर अत्यार्तव, इस तरह की संप्राप्ति हमें देखने को मिलती है। सो इस तरह से कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान हेतुओं की वजह से अलग अलग संप्राप्तियां हमें देखने को मिलती है, राइट। सो ये हो गया हेतुओं और उसकी संप्राप्ति के बारे में। आगे हम त्र्यावर्ता योनि की विकृति अगले लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, धन्यवाद।